क्या हो जब कुछ बच्चे एक जादुई दुनिया नार्निया में पहुंच जाएं और वहां सताए जा रहे लोगों को न्याय दिलाकर वापस लौटें। कहानी की शुरुआत में एक महारानी एक राजकुमार को जन्म देती है। जब ये बात राजा मिराज, जो कि टमिरन्स राजा के छोटे भाई थे, उनको पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो अपने सबसे वफादार सोल्जर ग्लोजेल को टमिरन्स के प्रिंस ऑफ कैस्पियन को मारने का आदेश देते हैं। प्रिंस कैस्पियन वहां का राजा बनने वाला होता है, इसलिए उसके चाचा राजा मिराज उसको मरवाना चाहते थे, क्योंकि मिराज के यहाँ राजकुमार ने जन्म ले लिया था। अब उधर कैस्पियन के मास्टर रात में आकर उसे नींद से जगाकर बताते हैं कि उसके चाचा उसकी जान लेने वाले हैं। तब वो मास्टर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर एक सीक्रेट रास्ते से महल से दूर जाने के लिए कहता है। तब प्रिंस ऑफ कैस्पियन उस सीक्रेट रास्ते पर जाते हुए देखता है कि कैसे सभी के सभी सोल्जर उसको कमरे में मारने के लिए पहुंच चुके हैं। अब कैस्पियन को मास्टर आखिरी वक्त घोड़े पर बिठाते हुए एक चीज देता है और बताता है कि जब तक उसे बहुत ज्यादा जरूरत न हो वो इसका इस्तेमाल ना करे। इसी के साथ कैस्पियन वहां से जंगल की ओर निकल जाता है। उधर कुछ सोल्जर उसका पीछा करते हुए उस जंगल में जाते हैं, लेकिन कुछ सोल्जर रुक जाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये जंगल शापित है। फिर ग्लोजेल सबको जबरदस्ती उस जंगल में कैस्पियन का पीछा करने के लिए कहता है। आगे जब कैस्पियन को लगता है कि उसने सैनिकों से पीछा छुड़ा लिया है, तभी गलती से वो एक पेड़ से टकराकर वहीं गिर जाता है जहां कैस्पियन गिरा होता है। वहीं पर एक घर होता है जिसमें से ट्रम्पकिन और निकेबेक नाम के बौने और एक बैजर निकलते हैं। अब ये सब सोचते हैं कि ये टर्मिनेंस का सोल्जर हम सब पर हमला करने आया है, इसलिए वो हॉर्न बजाकर वहां उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब तक पीछा कर रहे सोल्जर वहां आकर ट्रम्पकिन को उठा ले जाते हैं। अब आगे इंग्लैंड में वही चारों बच्चे जो पहले पार्ट में नार्निया गए हुए थे, वो स्कूल जाते वक्त एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर फिर से नार्निया जाने के विषय में बात कर रहे होते हैं। तभी सुजैन बताती है कि वो बहुत मुश्किल से 1 साल बाद अपने आप को यहाँ रहने के काबिल बना पाई है। तब लूसी बताती है कि शायद अभी वहाँ जाने का वक्त नहीं आया है। तभी उस रेलवे स्टेशन पर बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उन्हीं बच्चों को महसूस हो रहा था, बाकी पैसेंजर्स को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है, तभी ये चारों बच्चे टाइम ट्रेवल करके उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ वो सब पानी में खेलने लगते हैं। फिर ये लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहां जाते हैं जहाँ ये पहले अपने महल में रहा करते थे, लेकिन अब वो जगह पहले जैसी नहीं रही। टर्मिनेंस के लोगों ने जगह को और वहाँ के लोगों को तबाह कर दिया था। अब ग्लोजेल वापस अपने राजा के महल में आता है। तब राजा मिराज उससे पूछते हैं कि क्या उसने कैस्पियन को मार दिया। तब ग्लोजेल उन्हें ट्रम्पकिन को दिखाता है, जिससे राजा समझ जाता है कि ये नार्निया का वासी है। अब कैस्पियन के गायब होने की खबर आग की तरह फैल चुकी होती है और जब बैठक बुलाई जाती है तो सभी लोग राजा मिराज को ही दोषी बता रहे होते हैं। तब राजा अपनी सफाई देते हुए सारा दोष नार्निया वासियों पर डाल देता है। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ट्रम्पकिन को सभा में बुलाता है, जिससे लोगों को विश्वास हो जाता है कि टर्मिनेंस के होने वाले राजा कैस्पियन इन्हीं लोगों ने अगवा किया है और आज भी नार्निया के लोग जिंदा हैं। अब राजा मिराज प्रिंस कैस्पियन की खोज के लिए कहता है और उधर पहाड़ पर पीटर और एडमंड एक बड़े से पत्थर को दरवाजे के सामने से हटाते हैं। जब ये लोग सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो इनको पता चलता है कि ये जगह पहले जैसे ही है। वहाँ पर राजा रानियों का सारा सामान उसी तरह से पड़ा है, जैसे कि लूसी का वो मैजिकल ड्रिंक, सुजैन की तीर कमान, पीटर की तलवार। अब ये लोग ये सोचकर परेशान होते हैं कि नार्निया के साथ क्या हुआ। तब ये लोग बाहर आकर देखते हैं कि कुछ लोग ट्रम्पकिन को पानी में फेंक रहे हैं। तभी सुजैन उन सोल्जर्स को मार देती है और पीटर एडमंड पानी में से ट्रम्पकिन को बचा लेते हैं। अब ट्रम्पकिन उनसे उनकी पहचान पूछता है तो वो बच्चे बताते हैं कि वो नार्निया की राजा रानी है। इस बात को ट्रम्पकिन नहीं मानता। तब आजमाइश के लिए वो पीटर से तलवारबाजी करता है। फिर जाकर ट्रम्पकिन को यकीन होता है कि ये हमारे नार्निया के राजा रानी ही हैं। उधर कैस्पियन को बेहोश करके निकेबेक और बैजर अपने साथ लाए होते हैं। अब वो खाते समय बात करते हैं कि ये भी एक टर्मिनेंस का आदमी है जिसने हमारे पुरखों की जमीन को बर्बाद किया है। होश में आने के बाद कैस्पियन सब कुछ सुन रहा होता है। तब बैजर कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो उन लोगों से भाग नहीं रहा होता। तभी वहाँ तलवार लेकर कैस्पियन आ जाता है। उसको विश्वास नहीं होता कि नार्निया के अंदर लोग अभी भी जिंदा हैं। तब कैस्पियन अपने चाचा के बारे में बताता है जो उसकी जान लेना चाहता है और वो उनसे बदला लेना चाहता है। तब बैजर बताता है कि जब उसने वो मैजिकल हॉर्न बजा दिया था तो उसे नार्निया की राजा रानी के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन कैस्पियन उसकी बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। आगे जब कैस्पियन के मास्टर अपने कमरे में जाते हैं तो वहां पर मिराज पहले से ही मौजूद होता है।
वो पूछता है कि उसने कैस्पियन को और क्या क्या बताया है। उनके कुछ न बोलने पर मिराज उस मास्टर को भी गिरफ्तार कर लेता है। तभी वहां पर एक दूसरा राजा आता है जो ग्लोजल से पूछता है कि पहले कैस्पियन गायब हुआ और अब उसके मास्टर को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो बाकी लोग यहाँ कैसे सेफ होंगे। तभी मिराज ग्लोजल को जंगल भेज देता है। फिर आगे नार्निया में ट्रम्पकिन चारों बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ता है और उन्हें कैस्पियन की हेल्प करने के लिए कहता है। तब लूसी उससे पूछती है कि सभी पेड़ पौधे इतने शांत क्यों हैं। फिर ट्रम्पकिन बताता है कि उन लोगों के जाने के बाद टर्मिनस के हमले से सारे पेड़ पौधे सहम से गए हैं। अब जैसे ही लोग किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां लूसी को एक भालू दिखाई देता है। तभी वो भालू लूसी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। तब ये लोग अपना बचाव करते हैं और अब इन लोगों को समझ में आ चुका है कि अब यहाँ के जानवर भी पहले जैसे नहीं रहे। इधर प्रिंस कैस्पियन भी निकेबरी और बेजर को घर छोड़कर राजा को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो दोनों कैस्पियन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और कैस्पियन को इंतजार करने के लिए कह ही रहे होते हैं कि तभी मिराज के सोल्जर इन पर अटैक कर देते हैं। जब ये सब भाग रहे होते हैं तभी एक तीर बेजर को लग जाता है। तब उसको कंधे पर उठाकर कैस्पियन भागने लगता है। तभी वहां पर एक चूहा जो नार्निया का सिपाही होता है इन तीनों को उन सोल्जर से बचा लेता है। उधर चारों बच्चे ट्रम्पकिन के साथ नार्निया के सारे रास्ते देख रहे होते हैं। तब पीटर वहां पर एक नदी के बारे में पूछता है तो ट्रम्पकिन बताता है कि यहाँ कोई नदी नहीं है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें एक बहुत ही गहरी घाटी दिखाई देती है। तभी लूसी को जंगल के दूसरी तरफ असलन के होने का एहसास होता है। जब ये बात लूसी सबको बताती है तो वो लोग उसकी बात नहीं मानते और रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चूहा उन लोगों को बचाकर नार्निया के सभी लोगों के पास ले जाता है, जहां पर सभी लोग कैस्पियन को टर्मिनेंस होने की वजह से उस पर गुस्सा करते हैं। लेकिन कैस्पियन उनसे अपने चाचा मिराज के बारे में बताता है और लोगों को अपने साथ मिलकर राजा मिराज से लड़ने के लिए कहता है। वहां मिराज के सारे सोल्जर जंगल को काटकर अंदर घुसने की तैयारी कर चुके होते हैं, क्योंकि मिराज को डर होता है कि अगर कैस्पियन बच गया तो वो कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। तभी वहां पर ये चारों बच्चे और ट्रम्पकिन पहुंच जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन इन लोगों को राजा के मंसूबे का पता चल चुका होता है कि मिराज अपनी सेना लेकर जंगल में घुसने वाला है। तब ये लोग वहां पर फिर से वापस आ जाते हैं जहां पर लूसी को असलन दिखा था। तब वहां पहुंचकर वो सब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और रात होने पर वहीं आराम करते हैं। अगली सुबह जब लूसी जागती है तो उसे असलन की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते कुछ दूर पहुंचती है तो देखती है कि पत्तियां फिर से नाचने लगी हैं और पेड़ पौधे फिर से पहले जैसे हो गए हैं। सभी पेड़ लूसी को आगे जाने का रास्ता देते हैं। अब जैसे ही लूसी असलन से मिलने वाली होती है कि उसकी आंख खुल जाती है, तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक सपना था। अब लूसी आगे पीटर के साथ जंगल में जाती है। तभी वहां पर कैस्पियन आ जाता है और पीटर से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां नार्निया के सब लोग आ जाते हैं और अपने राजा रानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसका मतलब ये है कि 1300 साल पहले वाले राजा रानी फिर से नार्निया में आ चुके हैं। इस बात से कैस्पियन भी बहुत खुश होता है। इधर राजा मिराज बाकी राजाओं को यकीन दिलाता है कि कैस्पियन को नार्निया वालों ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि वो खुद नार्निया वालों के साथ मिलकर उन लोगों को खत्म करना चाहता है। वो सभी राजाओं से उनकी सेना मांगकर कैस्पियन को ढूंढकर मारने के लिए कहता है। ये चारों बच्चे कैस्पियन के साथ स्टोन टेबल पहुंचते हैं जहां पर नार्निया के सभी लोग इनका स्वागत करते हैं। यहाँ के हर पत्थर पर नार्निया के राजा रानी के इतिहास के बारे में लिखा होता है कि उन्होंने कैसे व्हाइट विच को मारा और कौन कौन इनके दोस्त हैं। तभी वहां पर पहरेदारी कर रहा एक सैनिक आकर बताता है कि मिराज की सेना जंगल में आ चुकी है। तब पीटर और नार्निया के कुछ लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं कि रात के अंधेरे में वो मिराज के महल पर अटैक करेंगे। अब ये लोग महल के गेट से नहीं जा सकते, इसलिए वो उड़ने वाले एक पक्षी का सहारा लेकर एडमंड को पहले वहां पर भेजते हैं, जो वहां पर पहरा दे रहे सैनिकों को मारकर नार्निया के सभी लोगों को अंदर आने के लिए सिग्नल देता है। तब एक एक करके सभी लोग उड़ने वाली पक्षी के साथ महल में प्रवेश करते हैं। तब कैस्पियन अपने मास्टर से मिलने के लिए कहता है, लेकिन पीटर उसे मेन गेट पर ही पहरा देने के लिए कहता है। पर कैस्पियन उसकी बात न मानते हुए अपने मास्टर से मिलने चला जाता है। तभी उसके मास्टर बताते हैं कि उसके पिता का खून मिराज ने किया था। अब गुस्से में कैस्पियन मेन गेट पर जाने के बजाय मिराज के कमरे में जाकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी वहां मदद के लिए सुजैन भी पहुंच जाती है, लेकिन मिराज अपनी बातों से कैस्पियन को उलझाकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अब वहां पहरा दे रहे एडमंड के हाथ से टॉर्च छूट जाती है। वो जल रही थी, इसलिए उसकी रोशनी आगे की तरफ थी। इसका मतलब ये था कि नार्निया के बाकी सिपाही अटैक के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, फिर भी वो सिग्नल पाते ही हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मिराज मेन गेट बंद करने का आदेश देता है। अब वहां पर इन दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता है। ये देखकर पीटर को पता चल जाता है कि वो इनसे नहीं जीतने वाला है।
इसलिए वो अपनी सेना को लौटने का आदेश देता है। अब हालांकि उधर मेन गेट बंद हो रहा होता है और सब भागने लगते हैं, तभी नार्निया का एक बहुत बड़ा जानवर जाकर मेन गेट को बंद होने से रोकने की कोशिश करता है। अब जितने लोग निकल सकते थे निकलने लगते हैं, लेकिन वो जानवर ज्यादा देर तक इस गेट को अपने कंधे पर नहीं रोक पाया, इसलिए वो गेट से दबकर मर जाता है और गेट बंद हो जाता है, जिससे नार्निया के बाकी लोग महल में ही फंस जाते हैं। अब ये चारों बच्चे बहुत ही दुखी होते हैं। अगली सुबह लूसी, सुजैन और बाकी लोग पीटर से वहां की घटना के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कैस्पियन को मना करने के बाद भी वो मिराज से अकेले लड़ने क्यों चला गया। ये बात सुनते ही कैस्पियर पीटर से झगड़ा शुरू कर देता है। तभी लूसी देखती है कि तीर लगने की वजह से ट्रम्पकिन मर चुका है। तब वो अपने मैजिकल ड्रिंक से एक ड्रॉप उसे पिलाती है और वो फिर से जिंदा हो जाता है। उधर टर्मिनस को पता चल चुका है कि इस सब के पीछे कैस्पियन का हाथ है, इसलिए सभी राजा मिलकर मिराज को वहाँ का राजा बना देते हैं और अपनी पूरी सेना उसे भेंट कर देते हैं। पीटर से झगड़ा करने के बाद कैस्पियन एक गुफा में जाता है और उसके पीछे पीछे निकेबिक भी आता है। तभी वहाँ पर दो दानव निकलते हैं जो बताते हैं कि वो मिराज से लड़ने में उनकी मदद करेंगे। तभी वो एक व्हाइट ग्लास दिखाते हैं जो कि व्हाइट बिच का होता है। फिर वहाँ पर जादू होने लगता है। कैस्पियन के सामने अब व्हाइट बिच दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है वो अभी मरी नहीं है, किसी जादू की वजह से वो कहीं बर्फ में फंसी है। अब जैसे ही कैस्पियन उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी लूसी, सुजैन, एडमंड और पीटर वहां पर आ जाते हैं। वो ऐसा करने से कैस्पियन को रोकते हैं, लेकिन कैस्पियन पर जादू पूरी तरह से हावी था। तभी पीटर पीछे से जाकर उस बर्फ की दीवार को तोड़ देता है, जिससे जादू का असर खत्म हो जाता है। अगली सुबह मिराज की सेना, जो पहले से काफी ज्यादा हो गई थी, टेबल स्टोन की तरफ बढ़ रही थी। तभी सभी लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं कि इतनी बड़ी सेना से तो ये जीत नहीं सकते, इसलिए ये लोग एक लेटर लिखकर सिर्फ राजा मिराज को लड़ाई के लिए ललकारते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनकी लड़ाई में कोई भी सेना मारी जाए। लेटर पढ़ते समय वहां पर और भी राजा मौजूद थे, इसलिए अपनी इज्जत के लिए मिराज को लड़ाई कबूल करनी पड़ी। इधर पीटर और राजा मिराज के बीच काफी घमासान युद्ध हो रहा होता है और उधर लूसी और सुजैन असलन को लेने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन उनके पीछे मिराज की सेना लग जाती है। अब सुजैन सेना को रोकने के लिए खुद रुक जाती है और लूसी को आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। अब सुजैन अपनी तीर से सबको मार ही रही होती है कि एक सैनिक आगे बढ़कर उसको मारने वाला होता है। तभी कैस्पियन वहां पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। इधर काफी लड़ाई के बाद पीटर मिराज को हरा देता है, लेकिन वो उसे न मारकर तलवार कैस्पियन की तरफ बढ़ाता है, तो वो भी अपने चाचा को बख्श देता है और नार्निया वालों को उनका हक देने की बात कहता है। लेकिन टर्मिनस के बाकी राजा मिराज से जलते थे, इसलिए वो सुजैन का एक तीर लाकर मिराज के सीने में उतार देते हैं और कहते हैं कि नार्निया के रहने वालों ने धोखा किया है और युद्ध का ऐलान कर देते हैं। अब जैसे ही टर्मरिन्स की सेना इन लोगों के पास आने वाली होती है, तभी कैस्पियन उस गुफा में एक छोटी सी टुकड़ी लेकर सारे पिलर्स को गिरा देता है। वहां की जमीन धंस जाती है और सारे टर्मेरिन्स सोल्जर जमीन में धंस जाते हैं। उधर ऊंचाई पर खड़ी सुजैन लगातार हवा में तीर चलाती है, जिससे आगे निकलने वाले सारे सोल्जर मारे जाते हैं, लेकिन टर्मेरंस की सेना आगे बढ़ती ही जा रही है। अब उधर जंगल में लूसी असलन के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है, तो असलन गुस्से में गुर्राता है, जिससे सारे पेड़ फिर से जाग जाते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि सारे पेड़ टर्मिरंस और मिराज की सेना पर हमला बोल चुके हैं। तब ग्लोजेल और बाकी के राजा बताते हैं कि इन्हें पानी की तरफ ले चलो। फिर ये लोग एक पुल पर पहुंचते हैं और उसी पुल के दूसरी तरफ असलन के साथ आती हुई लूसी दिखाई देती है। फिर असलन के इशारे पर पानी का वॉरियर भी जाग जाता है। वो एक ही झटके में पुल को अपने हाथ में उठाकर उस राजा को अपने अंदर समा लेता है और इसके साथ ही ये वॉर बंद हो जाता है। बाकी बचे सिपाही भी अपना हथियार डाल देते हैं। अब असलन सभी लोगों के साथ साथ उन छोटे चूहों से भी मिलता है जो उसके सबसे प्रिय दोस्त थे। तब वहां पर कैस्पियन सबको समझाते हुए कहता है कि अगर टर्मरीन्स वाले नार्निया से जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सिपाही कहता है कि ये लोग यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं। तब असलन बताता है कि इनके पूर्वज समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। एक बार उन्हें सुरंग मिली थी जिससे वो लोग नार्निया पहुंचे थे। जहां से ये लोग आए हैं वहीं से पीटर और उसके सिबलिंग्स भी आए हैं। अब अगर वो लोग चाहें तो वापस जा सकते हैं। तभी असलन वहां पेड़ों के बीच एक रास्ता बनाकर कहता है कि यहाँ से वो लोग जा सकते हैं। सब लोग डर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीटर आगे बढ़ता है और तब ये लोग सबसे मिलने के बाद उसी रास्ते से अपनी दुनिया में लौट आते हैं। अब ये चारों बच्चे उसी स्टेशन पर फिर से वापस आ जाते हैं जहां ये लोग कहानी की शुरुआत में खड़े थे। लेकिन यहाँ पर समय कुछ ही सेकंड आगे बढ़ा है, क्योंकि अभी भी वो ट्रेन आ ही रही होती है जिनका ये लोग वेट कर रहे थे। और इसी के साथ ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा।
जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।